मुनीश्वरी का धन्यवाद देता हूँ। बचाया जाए। आज की डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो डिजिटल इंडिया या काफ़ी माताएं बहनें भी बैठी है, तो बच्चों को भी आज की डेट में जो एजुकेशन है वो टीवी, लैपटॉप और मोबाइल पे हो रही है। तो उससे गर्दन की और कमर की प्रॉब्लम भी बढ़ने लगी है। नेक्स्ट 35 to 40 मिनट्स में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और शायद इसका प्रेजेंटेशन की कॉपी भी मिल जाएगी। आर्थराइटिस, कमर दर्द, सर्वाइकल पेन, यहाँ जितने भी करीब 150-200 लोग होंगे, हर तीसरे पर्सन को ये प्रॉब्लम है। और पहले ये प्रॉब्लम 50-60 साल के बाद होती थी, अभी तो 35-40 साल की उम्र में भी गर्दन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, बैक एक है। तो उसका प्रेजेंटेशन भी दिखेगा। ये लाइट्स थोड़ी बंद कर देंगे तो दिखेगा। योगा एंड मेडिटेशन, जो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान, जिसको शायद मैं मानूं तो हमारे में से 50% लोग प्रेक्षा ध्यान के बारे में नहीं समझते हैं, जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है, प्रेक्षा ध्यान। और उससे हम काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे घुटने की आर्थराइटिस से कैसे बचें, और फिर हम 10 से 15 मिनट का इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, क्वेश्चन आंसर, ताकि कॉमन सब लोग सुन सकें। और अपन हिंदी, मारवाड़ी कैसे भी बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। घुटने की प्रॉब्लम में क्या होता है, ये कार्टिलेज है। ये कार्टिलेज पूरा उम्र के साथ या कोई इंजरी से या किसी भी कारण से लॉस हो जाता है, उसे आर्थराइटिस या घसारा बोलते हैं। ये पहला वार्निंग। आज की डेट में, आज इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल है, क्रिकेट मैच भी देखते हैं तो मिनिमम 5 से 4 घंटे देखना होता है। टीवी पे या आप मूवी भी देख रहे हैं। तो आज की डेट में जो घर में सोफ़ा का पैटर्न है, वेस्टर्न वर्ल्ड में सोफ़े बन गए बड़े, तो आदमी लेटा हुआ उस पर देखता है तो गर्दन पे प्रेशर आता है। तो आपका पोस्चर, मूवी देख रहे हैं तब कैसे बैठना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, सोफ़ों का, चेयर का साइज बढ़ता जा रहा है, जो कि साइंटिफिक नहीं है। हमारे आजकल क्या होता है कि हर जगह महाराज इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं घर में, उनका दिमाग साइंस पे लगता नहीं। लग्जरी कैसी दिखे, बड़ा कैसे दिखे, बड़ा दिखने में एक्चुअल में ऑफिस में भी बैठते हो तो चेयर की विड्थ इतनी होनी चाहिए, आपके हिप से लेके नी जॉइंट, चेयर इतनी चाहिए। एवरेज इंडियन की हाइट है वो 5 फीट 10 इंच 11 इंच। चेयर लगा ली आपने बहुत बड़ी, तो आपका बैक सपोर्ट रहेगा नहीं, तो वो काम की चीज़ नहीं है। तो टीवी बैठ के आप मूवी देखें, मूवी देखना मना ही नहीं है, लेकिन 3 घंटे आपको कैसे बैठना है वो बहुत ज़रूरी है। और ये देखो, ये तीनों चीज़ मैंने पिक्चर में दिखाई है, पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम। आप कैसे बैठे हो, यदि आपका बैक सपोर्टेड नहीं है तो आपको कमर दर्द होगा। 8 से 10 घंटा यदि ऑफिस में कोई चेयर पे काम करता है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो लॉयर है, ये मैंने यहाँ दिखाया है कि चेयर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये इतनी होनी चाहिए, और ये कमर पूरी सटी हुई रहनी चाहिए। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप यदि ऐसे बैठ के चेयर पे बैठे हो, ये कमर अनसपोर्टेड है। यदि ये कमर अनसपोर्टेड है तो आपको कमर दर्द निश्चित रूप से होगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। ये सेम चीज़ बच्चा पढ़ रहा है, यदि आपके चेयर स्टूल ऐसी है या चेयर ऐसी है तो बच्चे को भी कमर दर्द होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसको पढ़ना है 8 से 10 घंटे। तो कैसे बैठना है वो दूसरे पिक्चर में मैंने दिखाया है। कमर पूरी सपोर्टेड होनी ज़रूरी है। बहुत सारी महिलाएं और माता और बहनें हैं, वो अपने
क्योंकि यंग जनरेशन यहाँ कोई नहीं आता महाराज सुनने। लेक्चर कौन सुनना चाहे, आज का बच्चा कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन हम जाके बता सकते हैं कि आपको ऐसे बैठना है। और इन बिटवीन मैंने ये आसन दिखाया है, ये आसन में आपको एक ब्रेक लेना है। 3 घंटे भी आपने चेयर पे बैठा है तो भले ही 2 मिनट के लिए, लेकिन ये कसरत इन बिटवीन आपको करनी है ताकि आपको कमर दर्द नहीं हो। दूसरी प्रॉब्लम आज की डेट में हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोबाइल। मोबाइल से क्या है, मोबाइल है, आईपैड है, लैपटॉप है, हम क्या देखते हैं, दिन भर ऐसे देखते हैं। इससे देखने से मेरी गर्दन की वर्टिब्री है, उस पे मेरे हेड का वजन है, उसका 9 टाइम फोर्स यहाँ की मणियों पे पड़ रहा है। तो कभी भी मेरे को मोबाइल ऐसे नहीं देखना है, और कंटिन्यूस ऐसे देखता है गर्दन की प्रॉब्लम शुरू हो गई, ये समझ लो। हमें कैसे देखना है, मोबाइल को सामने स्टैंड पे रखना है। मैं मना तो नहीं कर सकता कि ज़्यादा देर समय है मोबाइल नहीं देखना है, वो तो रुकेंगे नहीं। तो आपको आंख के सामने मोबाइल रहना चाहिए, मोबाइल हमेशा स्टैंड पे लगा हुआ होना चाहिए। बच्चों को भी बोलो आईपैड है, पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, आप उसको स्टैंड पे रख दीजिए, नीचे 2 बुक रख दीजिए। ये लैपटॉप है गलत पोजीशन में, मेरे यहाँ रहना चाहिए, यहाँ रहेगा तो मेरे गर्दन में दर्द 100% होगा। तो मैंने ये पोस्चर दिखाया है कि कैसे पोस्चर में हमें मोबाइल पे अपना ध्यान देना है। और उसकी शुरुआत होती है आपके गर्दन के दर्द से, कान के नीचे से दर्द शुरू होगा, यहाँ से लेके ये पूरा दर्द। ये दर्द का रीज़न आपका मोबाइल है, इसे सर्वाइकल का पेन बोलते हैं। दूसरी प्रॉब्लम हो रही है, ये बच्ची की पिक्चर देख रहे हैं कैसे झुक गई है, और उसका कारण पोस्चर है, कुबड़ निकलना जिसे बोलते हैं ना। तो आप स्ट्रेट कितने लोग रहते हैं, आपका पोस्चर कहता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम सीधे बैठना, उससे आपकी वर्टिब्री पे प्रेशर नहीं आता है। और काफ़ी लोगों का पोस्चर देखेंगे गर्दन आगे झुकी रहती है, ये भी गलत है। गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ देखिए ये कितना एंगल बन रहा है इसके गर्दन का, ये गर्दन सीधी रहनी चाहिए ऑल द टाइम, तो आपके वर्टिब्री पे प्रेशर नहीं आएगा, अदरवाइज ये गर्दन झुकती जाएगी। और आप यहाँ देख रहे हो ये ऐसे कुबड़ निकल जाती है एज के साथ में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पोस्चरल प्रॉब्लम है, जो वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो चार्टेड अकाउंटेंट्स है या बिजनेस प्रोफाइल वाले जो चेयर पे बैठे रहते हैं, उनको ये पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। और जो कि स्टिल अपने देश में हमारे डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग नहीं होती कि ये पोस्चर रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे अभी तक वैसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जो मैं इंग्लैंड और अमेरिका में पढ़ते थे तो ये चीज़ें पहले सिखाते थे कि चेयर कैसी होनी चाहिए, आपका सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, उस पर अभी तक अपनी कंट्री में किसी का ध्यान है नहीं। तो हमें बचने के लिए क्या करना है, ये मैंने एक गर्दन की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज बताई है। शुतुरमुर्ग जैसे करता है ना, ये एक्सरसाइज आपको कहीं पे भी खड़े खड़े बैठे बैठे कर सकते हो, झुका के नहीं, सामने खींच के रोक के रखना है 10 सेकेंड। ये वही सर्वाइकल स्पाइन की कुछ एक्सरसाइजेज मैंने सिखाई है इसमें, ये रेगुलर बेस पे करें। लेकिन घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो खड़े खड़े एक्सरसाइज नहीं करें, नहीं तो गिर सकते हैं चक्कर आके। तो बैठे बैठे भी ये एक्सरसाइज की जा सकती है। तो एक उम्र के बाद में गर्दन की एक्सरसाइज हमेशा चेयर पे बैठ के करें ताकि गिरने का डर नहीं हो, नहीं तो गर्दन तो ठीक होगी कि नहीं होगी, कुल्ला टूट जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम, पहले तो क्या होता था, धोती पहनते थे तो हाथ की एक्सरसाइज होती थी। आज की डेट में आधे लोगों का हाथ का मूवमेंट भी पूरा पीछे जाता नहीं है। यदि आप दोनों हाथ पीछे पकड़ना चाहो, यहाँ 30% लोग नहीं पकड़ पाएंगे, मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, नहीं पकड़ पाएंगे, देख लेना।
घर जाके चेक करना कितनों का शोल्डर मूवमेंट बराबर है। दोनों हाथ पीछे पकड़ना है ऐसे, क्योंकि योगा प्राणायाम हम करते ही नहीं तो कहाँ से होगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहती नहीं। तो शोल्डर मूवमेंट के लिए मैंने कुछ कसरत बताई है, ये कसरत बराबर करनी है। जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है तकिए का थिकनेस भी बढ़ जाता है, वो बिल्कुल गलत है। तकिया आपको कितने थिकनेस का लगाना है, हर आदमी की गर्दन की विड्थ के अनुसार तकिए की थिकनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा तकिया, बहुत सारी होटल्स में तो आप जाते हैं तो बड़े बड़े तकिया मिलते हैं, वो पिलो कुछ काम का नहीं है, वो अनसाइंटिफिक है, तो दिखने में ही अच्छा दिखता है। और आजकल की डेट में हर जगह इतने बड़े पिलो मिलते हैं, उससे गर्दन कंफर्टेबल कभी रह नहीं सकती। आपको थिकनेस इतनी चाहिए, आपकी गर्दन से लेके आपके शोल्डर की ये थिकनेस ही आपके तकिए की ज़रूरत है। हर आदमी के लिए अलग अलग है, गर्दन जिसकी लंबी है उसको थोड़ा मोटा तकिया चाहिए। तो ये पिलो का थिकनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट है। हर आदमी अपनी ज़िंदगी में बचपन से लेके यहाँ तक, ये हमारी ज़िंदगी के 4 स्टेजेज हैं। मैं हमेशा कहता हूँ 4 स्टेज तो सभी जाएंगे। बुढ़ापे तक कौन हेल्दी और फिट रहना चाहता है, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हम चारों स्टेज में अच्छे से रहना है तो हमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, उसके लिए आज लेक्चर रखा है हमारा। और महिलाओं में मेन प्रॉब्लम है आफ्टर 40-45, वो है मेनोपॉज की, और उसकी वजह से आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, उससे सेंट्रल ओबेसिटी भी बढ़ती है और चिड़चिड़ापन भी बढ़ता है। तो आपको उस चीज़ का ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, मेडिसिन्स, D3 कैल्शियम, ये सब ज़रूर लेना है। एक दूसरी प्रॉब्लम और हो गई, पहले तो क्या होता था, टीवी एक होता था, अब तो बीमारी बेडरूम में भी लगा ली। तो कुछ नहीं हो सकता, टीवी हटा दोगे तो क्या, लैपटॉप है, बच्चा रजाई में बैठा हुआ भी लैपटॉप मोबाइल देख रहा है, आप रोक नहीं सकते। तो उससे सबसे ज़रूरी चीज़ हुई वो है पुअर स्लीप। जो हम समय पे सोते थे, समय का एक साइकिल होता है, आपको 9-10 बजे, कलकत्ता में तो सनसेट जल्दी हो जाता है, तो हो सकता है 8-9 बजे तक आप सो जाओ, सुबह 4 बजे उठ जाओ, वो आज की जनरेशन कोई नहीं करेगा। तो ये मेजर प्रॉब्लम है। ये स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट है। आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्ष्या ध्यान और मेडिटेशन के बारे में, मेरे को जब मुनि दुलाराज जी एक बार मेरे घर पे 2 महीने रुके थे, तो राजेंद्र मुनि ने काफ़ी कुछ 2 महीने तक हमने एक सेशन किया था, उससे मेरे को काफ़ी फ़ायदा मिला। और अब मैं मेडिटेशन करने के लिए, प्रेक्ष्या ध्यान या रिलैक्सेशन करने के लिए मेरे को ज़्यादा समय नहीं लगता। तो यह अभ्यास की बात है, और महाराज यहाँ है तो आपको ये बेनिफिट लेना चाहिए। उससे आज के समय का जो स्ट्रेस लेवल है उसको आप काफ़ी लेवल तक कम कर सकते हो, वो है प्रेक्ष्या ध्यान। लेकिन हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं। उसका एक वन ऑफ द रीज़न इज ये फ्रीली अवेलेबल है। जो चीज़ फ्रीली अवेलेबल होती है वो हम इग्नोर करते हैं। आप और कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यदि 10 बार सूर्य नमस्कार यदि कर लेते हैं 10 टाइम्स, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं, कोई क्लब जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने घर में रूम में भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार किया तो आप गर्दन से लेके एड़ी तक सारी कसरत हो जाती है। 10 टाइम्स ये किया तो हमारा आज का सेशन सक्सेसफुल हो गया। इस एक स्लाइड में ये कुछ कमर की कसरत मैंने बताई है। ये गर्दन की कसरत बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम दिन भर झुक के काम करते हैं। तो मैं हमेशा इसका सिंपल कहता हूँ,
छत पे जाके या शाम को तारे ज़रूर देखने का। आप तारे देखोगे तो गर्दन की कसरत ऑटोमेटिक ही हो गई। ये एक्सटेंशन एक्सरसाइज ये बहुत ज़रूरी है। तो यदि ये नहीं करते हो तो आपको फ्लेक्शन इंजरी और उसकी वजह से गर्दन रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। ब्रीदिंग तो कोविड ने बता दिया क्या कि सांस की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो 2 साल पहले जो घटना घटी उससे हमें समझ में आ गया कि फेफड़ों की इम्पोर्टेंस कितनी है। तो उसको मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बंदे जिम योगा करते हैं या गेम्स खेलते हैं उससे पहले स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। खुद को स्ट्रेच करो फिर गेम्स खेलो, नहीं तो इंजरी होने का चांसेस ज़्यादा है। अब आते हैं, यदि जो मेन प्रॉब्लम है आज की डेट की वो है घुटने की। यदि घुटने को हेल्दी रखना है तो हमें क्या क्या चीज़ अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना है वो बहुत ज़रूरी है। मैंने घुटने पे एक स्माइली बनाई है। घुटना हंसता हुआ रहा तो हमारी लाइफ हंसती हुई रहेगी। और हमें यहाँ से 2 किलोमीटर चलते हुए दिक्कत हो रही है, इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम शुरू हो गया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न एक है मोटापा। मोटापा है तो आप समझो कि प्रॉब्लम आने के चांसेस आपके गेट पे खड़ा नॉक कर रहा है। आप गेट खोलने जितनी देर है घुटने की प्रॉब्लम 100% होगी। तो यदि मोटापे की बात करते हैं तो हर आदमी कहता है डॉक्टर साहब मैं तो एक फल को सुबह खाऊं, एक फल को संध्या खाऊं, वजन तो कम हो ही कौन। मैं नहीं मानता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारी मारवाड़ियों की फूड हैबिट्स मैं जानता हूँ क्योंकि मैं उसी परिवार से बिलोंग करता हूँ, उसी समाज से बिलोंग करता हूँ। हमारे 90% महिलाओं का 90% टाइम किचन में निकलता है, ये गारंटेड है। ये तो मैं तो शादियों को भी बोलता हूँ, जिनको भी मोटापा है वो डेंजरस है। लाइफस्टाइल सुधारना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का कम से कम ये तय है कि खाने का तो टाइम लिमिट है, सुबह से लेकर रात के बाद में कुछ नहीं। यहाँ तो चालू रहता है, पूरी रात में भी मूवी देख रहे हैं तो भी। तो उसके लिए बाद में बात करेंगे फूड हैबिट्स के बारे में। हमारी प्रॉब्लम क्या है, किसी गेस्ट को घर पे बुलाया तो ये सारी चीज़ें हम आते ही उसको सर्व करते हैं। सौगन ले लो महाराज से कि आए उसको सीधो जीमन में बैठा देना, कोई स्टार्टर नहीं देना। ये सारी चीज आपने उसको दे दी तो उसको एक मील के जितनी कैलोरी तो उसको दे दी आपने पहले ही। खाना तो उसके इसमें ही आ गया, एक मील ही आ गया इसमें। अब वो क्या खाना खाएगा? उसका काम तो आपने तमाम कर दिया आते ही कि लो ये कोक दिया, आइसक्रीम पकड़ाई, ये तो स्टार्टर है। इतने में तो उसका मील पूरा हो गया। तो स्टार्टर किसी को नहीं देना है। आए तो सीधा बोलो डाइनिंग टेबल पे खाना रेडी है, बैठ जाओ। खाना खाने आए हो, यहीं खाना है। तो स्टार्टर्स यदि हम घर में भी कभी भी नहीं रखना है। दूसरी प्रॉब्लम आ गई, एम्बुलेंस 30 मिनट में पहुंचे या नहीं पहुंचे। स्विगी, जोमेटो, आजकल तो माताएं मंगा लेना, बेटे को कहते हैं पढ़ रहा है तो रात को बर्गर मंगा लेना, पिज़्ज़ा मंगा लेना, पूरी रात सर्विस चालू है। अनफॉर्चुनेट, कंट्री का अनफॉर्चुनेट है और हमारा भी, कि हम ये बर्गर कब बना है हमें नहीं मालूम। ये जो जंक फूड हम खा रहे हैं इससे मोटापा तो बढ़ना है। मैं तो नौखा से सीधा अमेरिका गया था तो मेरे को नहीं पता था कि 5 दिन पुराना खाना भी खाया जाता है। और मैं तो इस मामले में थोड़ा लकी था कि मैं मेरी वाइफ को साथ में लेके गया था, तो रोज़ फ्रेश मील मिल जाता था। और कभी सुबह का शाम भी नहीं खाया था,
तो सडनली किसी के घर गए तो लास्ट वीक में पाव भाजी बनी हुई है, उसको उसने गर्म करके सर्व कर दी। मैंने कहा मेरे तो आज फास्टिंग है, मैं तो खाना घर जाके ही खा लूँगा। तो वहाँ जाके समझ में आया कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड में रहते हैं वहाँ ये सारी चीज़ कॉमन है, लेकिन हमारी सभ्यता में ये चीज़ नहीं है। यदि आप 3 दिन पुरानी कोई चीज़ खा रहे हो तो आपको गैस्ट्रिक इंडाइजेशन ये होना निश्चित है। वहाँ तो वेदर इतना शानदार है, लाइट जाती नहीं, फ्रिज में पड़ी हुई चीज़ खराब नहीं होती, फ्रीजर्स बड़े रहते हैं, सो मेनी थिंग्स, वो साइंटिफिक एविडेंस देते हैं। लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता के अनुसार ये सारी चीज़ जो फ्रिज का, मैं बोलूँगा अब अभी सारी चीज़ें गड़बड़ निकल जाएगी, फ्रिज भी हमारे बीमारी का घर है। तो ये एक अल्कोहल और सिगरेट भी प्रॉब्लम है। एक मेजर प्रॉब्लम और आई है, वो है चाइल्ड ओबेसिटी, बच्चों में भी मोटापा आना, जो पहले हमारे बच्चों में नहीं होता था। और उसका कारण भी पेस्ट्री, केक और चॉकलेट्स, ये 2 कारण हुए हैं। एक तो बच्चों, 1 या 2 बच्चा होता है जो मैं रीज़न समझता हूँ, तो उसका लाड प्यार होता है। और एक इसको इजीली अवेलेबल, मतलब चॉकलेट्स पड़ी है घर पे, खाने के लिए पेस्ट्री पड़ी है, केक पड़ा है, नहीं है तो इमीडिएट ऑर्डर करा जा सकता है, फ़ोन पे इमीडिएट मिल जाता है। तो उससे बच्चों का मोटापा बढ़ रहा है। ये स्लाइड भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हम कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। हर घर में रात को 12-1 बजे घंटी बजती है तो पता चलता है कि कुछ बाहर से ऑर्डर हुआ है। तो मैं तो गुजरात में रहता हूँ महाराज, तो वहाँ तो सैटरडे संडे कोई घर पे खाना बनता है तो मतलब ऐसा लगता है कि क्या बात है, इन्हें बाहर से अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये स्लाइड भी अच्छी है। ये जो ऊपर वाइट कटोरी में दिख रही है वो है वाइट शुगर। वाइट शुगर उसको ही खानी चाहिए जिसको अपनी ज़िंदगी के 10 साल कम करने हों। वाइट शुगर बिल्कुल नहीं खानी चाहिए जी। इसका प्रोसेस आप देख लो तो शायद कभी नहीं खा पाओ। तो यदि आपको शुगर लेना ही है मिठाइस के लिए तो मैंने उसके अल्टरनेट दिए हैं नीचे, ब्राउन शुगर या शहद, या यहाँ पे तो कलकत्ता में गुड़ भी बहुत अच्छा मिलता है खजूर का, तो वो आप ले सकते हैं। वो प्रयोग ज़्यादा सही है, हेल्दी है। सब परेशान हो गए कि सब छोड़ाने की बात हो रही है। तो एक स्लाइड डाली है मैंने, ये आपको खाना है तो ऐसा लगेगा कि आधे घंटे में सब छोड़ा ही रहे। ये फूड हैबिट्स में आपको सबको इंक्लूड करना है। ड्राई फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, भूखा नहीं रहना है। 4 बार में खाना है, लेकिन खाने से पहले 1 बाउल आपको वेजिटेबल्स, जो भी आपको, ककड़ी अच्छा लगे, टमाटर अच्छा लगे, और फ्रूट्स, मल्टी कलर के फ्रूट्स आते हैं, वो 1 बाउल भर के खा लो। फिर 15-20 मिनट बाद में देखो कितना खाना खा पाते हो। आज ही ट्राई करना, आधा हो जाएगा, मील हैबिट्स कम हो जाएगी। 3 फुलके खाते हो तो 1 फुलके से पेट भर जाएगा पक्का। ये कुछ मैंने डाइट पैटर्न बताए हैं कि अपने खाने में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। ये जैन माइथोलॉजी में जो सनसेट से पहले खाना और सनराइज के 1 घंटे बाद में खाना, अब हमारी साइंस इसको अप्रूव कर रही है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसका नाम कीटो डाइट, अलग अलग नाम से दुनिया भर की चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है। और जो हम पूरे वर्ल्ड को सभ्यता दी है उसको पैसे दे के पैकेज लेते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का पैकेज दो, जो मोटापा होता है तो क्या कम करवा दूँ। अरे कम अपना आप हो जाएगा भाई, तू शाम से पहले खाना खा ले, सुबह उठ के 1 घंटे, मतलब 13 घंटे फास्टिंग हो गई। फिर उसके बीच में कुछ भी खाओ, मोटापा आ नहीं सकता, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं।
एक प्रॉब्लम और हुई है, वो है हमारी स्टैंडिंग किचन। किचन में महिलाएं दिन भर खड़ी रहती है तो घुटने का दर्द आना स्वाभाविक है। तो किचन में उतनी देर ही खड़ा रहना है जितनी देर आप बर्नर पे काम करते हो, बाकी टाइम क्या करना है। ये क्या हुआ कि हमने वेस्टर्न वर्ल्ड से कॉपी कर ली। उनको तो किचन में हार्डली हाफ एन आवर के लिए किचन में जाते हैं। किचन रहता है अपने बेडरूम जैसा, एकदम नीट एंड क्लीन। मैंने देखा ये किचन में कभी जाते ही नहीं, क्या कर रहे हैं। तो जरूरत ही नहीं ना, सब काम तो माइक्रो या वो कर दिया, और बर्नर पे तो कुछ काम होता ही नहीं उनका। हम लोग दिन भर किचन है तो आपको 50% काम आप नीचे बैठ के कर सकते हो, तो वो करना है। नहीं कर सकते तो ऐसी एक चेयर आप किचन में रखिए। मैंने उसका सॉल्यूशन दिया है कि आप किचन में एक चेयर रखें, उस पर बैठ के काम करें ताकि घुटनों को भी आराम मिले। एक अनदर प्रॉब्लम वो है पानी की, और हम सब जानते हैं पानी से ही प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम की शुरू स्टमक, यदि जिसका स्टमक सही नहीं है प्रॉब्लम शुरू, ये समझ लो। तो पानी का क्या है कि हर सोसाइटी का पानी अलग अलग कैटेगरी आती है, लेकिन जो भी वाटर प्यूरिफायर लगाना है वो फ्री असेस करके आपको बताएंगे कि आपकी सोसाइटी के लिए कौन सा प्यूरिफायर लगाना चाहिए। ये कंपनी फ्री सर्विस देती है। आप लगाने से पहले आपका पानी का टेस्टिंग कराइए सोसाइटी में, और उस सोसाइटी के लिए कैसा पानी आता है उसके TDS के अकॉर्डिंग वाटर फिल्टर बताया जाएगा। ऐसे नहीं है इन्होंने RO लगा रखा है हमने भी RO लगा दिया, और पुराने जितने भी RO है वो सब बेकार थे, उससे B12 और D3 सब निकल जाता है, वो पानी कुछ काम का नहीं है। और उसकी वजह से हमारी काफ़ी प्रॉब्लम शुरू हुई है। अभी जो RO आ रहे हैं फिर भी कंपैरेटिव ठीक है। मैंने एक स्लाइड हटा दी लास्ट प्रेजेंटेशन में, किसी का पानी का बिजनेस था महाराज, वो मेरे पे आके नाराज़ हो गया, बोले आप ये पैकेजिंग वाटर के लिए इतना ख़राब, बोला मेरा पानी कौन पिएगा, और आप तो पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहते हो, लेक्चर लेते हो। मैंने कहा इसमें किसी का पिज़्ज़ा वाले का बिजनेस होगा, किसी का कुछ होगा, मैं तो लाइफ स्टाइल के लिए बोल रहा हूँ, मेरे कहने से कौन रुकेगा। मैं तो साइंटिफिक बात है वो बता रहा हूँ। हो सकता है इसमें से भी किसी का बिजनेस हो, कोई जंक फूड बेच रहा होगा, तो मेरे को कोई रुकेगा नहीं। विटामिन D3 के लिए नेचुरल सोर्स ऑफ सनलाइट सबसे बढ़िया चीज़ है। सनलाइट में आप लोग तो गोचरी के लिए जाते हो तो सनलाइट सफिशिएंट मिल जाती है, बाकी सब जनता हमारी गाड़ी भी AC है, रूम भी AC है, किचन भी AC है, और बेडरूम भी AC है। तो ना तो कोई फ्रेश एयर है ना D3 है। तो हमारे में से 80% का D3 B12 कम ही आएगा। उसके लिए ज़रूरी है 30 से 40 मिनट सनलाइट में बैठना। महिलाओं की तो पहले मैं बोलते ही बोले कि डॉक्टर साहब मैं कहने बैठा, सुबह ही तो काम रहे सिंजा काम रहे। आप दिन में फ्री होती हो, धूप में ऐसा नहीं है कि धूप में सनलाइट में D3 दोपहर की सनलाइट में निकल जाएगा। आप दोपहर में भी बैठ सकती हो। सनलाइट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह की सनलाइट मिलना ही ज़रूरी है। ये कुछ स्लाइड्स बताई है मैंने, जो एक्सरसाइज आप घर में भी कर सकते हो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये कुछ घुटने की एक्सरसाइज। जो लोग कहते हैं भाई गोडों में तो दर्द हो रहा है, आप क्या चलने की बात कर रहे हो, मैं चलूँगी कैसे, घुटनों में तो दर्द है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है स्विमिंग पूल में वॉक करना। तो आधे लोग बोलेंगे स्विमिंग आती नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ के लेवल पे पानी में, आजकल तो सोसाइटी में सब जगह बच्चों का पूल तो होता ही है, इतने लेवल के पानी में, नेवल लेवल के पानी में आपको वॉक करना है, कोई ज़रूरत नहीं स्विमिंग आने की। स्विमिंग पूल में वॉक करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, आपके घुटनों पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, एंटी ग्रेविटी।
तो आपके घुटने बचे रहेंगे। समय हो गया महाराज, कैसे 10-15 मिनट। तो ये पूल में वॉकिंग कैसे करते हैं, वर्कआउट जरूरी है। ये घुटने के लिए ये बॉल तो हर जगह अवेलेबल रहती है, एयर बॉल से घुटने को दबाने का। तो घुटने की अंदर की जो मांसपेशियां होती है वो मजबूती के लिए जो मल्टी कलर की बॉल होती है ना, हवा वाली, उसको दबा के आप कसरत कर सकते हो। ये स्लाइड याद रह गई तो भी हमारा काफ़ी कुछ काम हो जाएगा। देखो, पहला ऑप्शन है वॉकिंग करना। हर बंदे को कम से कम 2 से 4 किलोमीटर वॉकिंग करना चाहिए। अब यदि ये ऑप्शन नहीं है तो मैंने दूसरा ऑप्शन स्विमिंग दिया है, वो भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन साइकिलिंग दिया है। साइकिलिंग नहीं दिया तो आप बालकनी में एक स्टैटिक साइकिल परचेज कर लीजिए, तो घर पे ही साइकिलिंग कर सकते हैं। और मेरे हर लेक्चर के बाद 10 एक साइकिल तो बिक जाती है। और बाद में जब मैं कभी पूछता हूँ, हाँ डॉक्टर साहब साइकिल ले ली, मैं गया कि किसी के घर पे, तो वहाँ उसके ऊपर कपड़े सूख रहे थे। कई बार प्रॉब्लम दूसरी हो जाती है। अच्छे स्पोर्ट्स शूज पहनना ज़रूरी है। हमारे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है जूते खरीदते हैं तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देख के जूता खरीदना है। स्पोर्ट्स कभी भी नहीं देखते हम तो क्या तीसरी सेल में लाते हैं। मारवाड़ी आदमी होता है ना कि 15,000 का जूता 2,500-3,000 में मिल गया। अरे बेकार है, तुम वेस्ट कराए, रुपए फेंक आए। ऐसे ही वो जूते कोई काम के नहीं, क्योंकि एक रबड़ और प्लास्टिक की एक उम्र होती है और वो उम्र, उसकी सेल्फ लाइफ 3 बार शोरूम चेंज हुआ उसमें ख़त्म हो गई और हम उसको खरीद के ले आए घर में। आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, आपके घर पे कोई पुराना जूता पड़ा हो ना, उसको पैर में डाल के देखना तो वो सेम फीलिंग उसमें आएगी आपको। तो जो पुराने जूते सेल में चप्पल जूते खरीदते हैं वो बेकार है, कोई काम के नहीं। अब मैं थोड़ा सा 1-10 मिनट का लेक्चर इसलिए लूँगा क्योंकि घुटने की आर्थराइटिस के बारे में भी हमारी बहुत सारी भ्रांति है। घुटने में 3 कंपार्टमेंट होते हैं और उसमें से यदि एक कंपार्टमेंट ही, अंदर का कंपार्टमेंट ही डैमेज है तो पूरा नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है। आज की डेट में यदि आपको प्रॉब्लम शुरू हुई है और अंदर का घुटना ही दर्द है तो पूरे घुटने के रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैंने R2R रीसरफेसिंग, उसी घुटने के ऊपर जहाँ डैमेज है उसको छील के उसके ऊपर कैप बैठा दी जाती है। इसे R2R टेक्निक बोलते हैं। ये मेरे द्वारा इनोवेटेड है। जितना पार्ट डैमेज हुआ है उतना ही छील के उसके ऊपर कैप लगा दी जाती है। ये देखिए, मैंने तीनों स्टेजेस दिखाई है। यदि इतना डैमेज है तो पूरे को चेंज नहीं करना है। हम लोग वेट करते रहते हैं लास्ट स्टेज तक, और उसके लिए जो भी आज रजिस्टर हुए हैं, आपको एक अच्छी क्वालिटी का एक्सरे की ज़रूरत है। बिना एक्सरे रजिस्टर नहीं करें। और हमने आज कूपन दे दिए क्योंकि आज वर्ल्ड कप का फाइनल है, तो पूरे दिन कोई रहेगा नहीं, सब लोग मैच देखने में बिजी होंगे। तो कूपन दे दिया तो वो 6 महीने तक वैलिड रहेगा। मैं कलकत्ता हर 15 दिन में आता हूँ, कभी भी आके दिखा सकते हो। तो करीब करीब मैं महाराज यहाँ देखता हूँ तो 2,500 रुपये लेता हूँ, वो फ्री रहेगा। एक पेशेंट को चेक करता हूँ तो वो कूपन मिल जाएगा आपको यहाँ से। तो जब भी वो 6 महीने के अंदर कभी भी वो कूपन सभा का आप दिखाओगे तो आपको फ्री कंसल्टिंग मिल जाएगा, लेकिन अपॉइंटमेंट के साथ आना ताकि हमें भी दिक्कत नहीं हो। कुछ मेडिकेशंस हम सप्लीमेंट्स ऑयल ग्रीस के लिए देते हैं। जो घुटने की शुरुआत के दौर की आर्थराइटिस होती है वो बेनिफिशियल है। ऑयल ग्रीस डेवलप किया जा सकता है, लेकिन अर्ली स्टेज में आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो आपको हो सकता है कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं हो। फिजियोथेरेपी, हमारे काफ़ी महिला मंडल हर जगह फिजियोथेरेपी उपक्रम लगाती है, बहुत ही बढ़िया है। वो दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। यदि
भवन में लगा हुआ है तो साधु संत भी यूज कर सकते हैं और हमारे श्रावक भी यूज कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी आप रेगुलर बेस पे कर सकते हो, बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर करा सकते हो, उसमें कोई भी तरह का नुकसान नहीं है। ये मैं कुछ मिथ्स और बताता हूँ। जो 4 तरह के इंजेक्शन अवेलेबल है मार्केट में, जो घुटने की प्रॉब्लम को देख के हर आदमी लगवा लेता है, क्योंकि हम लोग शॉर्टकट्स में बिलीव करते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि इंजेक्शन बना क्यों है और उसकी लाइफ कितनी है। आप अपने डॉक्टर को भी पूछोगे कि आप ये गोडे में इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये कितने दिन चलेगा, तो 100% डॉक्टर यही बोलेगा इसकी म्याद 15 दिन से 3 महीना ही फायदा होगा। लेकिन ये सवाल हम कभी करते नहीं। और ये 3 तरह के इंजेक्शन है, जिसे स्टेरॉइड, हाइलुरोनिक एसिड, आजकल जिसे स्टेम सेल और पीआरपी भी बोलते हैं, और एक होता है ये अपने ही फैट से निकाल के, उसका फ्लूइड निकाल के इंजेक्शन घुटने में डाला जाता है। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने ये 4 स्लाइड डाली है। क्योंकि एक बार घुटने में लग गया और इन्फेक्शन हो गया तो अपन कुछ भी उसका इलाज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ आती है, ये 2-3 स्लाइड ही बची है, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट। तो लोग मेरे को पूछते हैं क्या रोबोट, मैंने कहा रोबोट सर्जरी नहीं करता भाई। रोबोट में तो और एक्सपर्टीज चाहिए। 1000 करोड़ की फ्लाइट होती है, उसको लैंड और टेक ऑफ के लिए पायलट ही चाहिए। ऊपर चल रही है तब वो ऑटो पायलट मोड पे चलता है, तब पायलट अंदर घूम रहा होता है और फ्लाइट चलती रहती है, क्योंकि वहाँ उसका रोबोट काम कर रहा है। लैंडिंग और टेक ऑफ सेफली पायलट को ही करानी पड़ेगी। वैसे ही घुटने को खोलना, उसको पकड़ के सर्जरी कराना, अभी तक जो भी रोबोट दुनिया भर में कहीं पे भी अवेलेबल है, वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। उसको प्रॉपरली यूज करना आना चाहिए सर्जन को, नहीं तो वो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ा रहा है। आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा फेल्योर्स हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि रोबोट तो कोई खरीद लेता, आजकल 2-4 करोड़ में मिलता है, हर हॉस्पिटल खरीद के रख देती है, क्योंकि एक्चुअल टूल को यूज करने से ज़्यादा वो मार्केटिंग टूल हो गया है। और आज की डेट में वही चीज़ ज़्यादा चलती है जो हाईलाइटेड हो। अरे सर मैंने तो रोबोट से सर्जरी कराई। रोबोट नहीं करता है सर्जरी, सर्जन को ही करनी पड़ती है। रोबोट से जो साइजिंग, फर्स्ट रोबोट जब लॉन्च हुआ था फ्लोरिडा में, तब इंडिया से 6 डेलीगेट गए थे, उसमें से मैं भी था। 15 दिन फिर हमने काफ़ी सजेशन दिए, उसका इम्प्रूवमेंट होके सेकंड जनरेशन रोबोट अब इंडिया में आया है, उसमें भी हमने सजेशंस दिए हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी वो अपग्रेडेशन हो रहा है। आने वाला टाइम में ये हो सकता है कि कुछ यूजफुल हो, अभी तो हमारी वो प्रॉब्लम बढ़ा ही रहा है घटाने की बजाय। रोबोट से कंसेप्ट लेके मैंने ये टेक्निक का इजाद किया। जब जाके आया मैंने कहा ये रोबोट इसको छील के ही सर्जरी कर रहा है, ये तो मैं हाथ से ही छील सकता हूँ। और जो साइजिंग में रोबोट को 45 मिनट लगते हैं, वो तो मैं 15 सेकंड में कर देता हूँ। तो मैंने कहा अननेसेसरी, एक तो इन्फेक्शन के लिए टूल हो गया, और घुटने की सर्जरी जो 15 से 20 मिनट में हो जाती है R2R से, उसमें 1.5 घंटा रोबोट के थ्रू लगता है। तो उसमें प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। तो ये R2R टेक्निक में ये सारी चीज़ें, कमर में ट्यूब, पेशाब की जगह ट्यूब, ड्रेन पाइप, ये कुछ भी नहीं लगता है। सर्जरी 15 मिनट में हो जाती है, उसी घुटने के ऊपर कैप लगा दी जाती है, घुटना आपका एज इट इज रहता है। ये रीसर्फेसिंग मतलब उस घुटने का डैमेज पार्ट को छील के उसके ऊपर कैप लगा दी जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं घुटना एज इट इज है, जितना पार्ट डैमेज था उसको छीला और उसके ऊपर ही कैप लग गई।
और 3 घंटे के बाद में पेशेंट को चला दिया जाता है। ये जस्ट आपको अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ कि भाई क्या होता है। जो ये डैमेज आप देख रहे हो, कार्टिलेज पूरी लॉस हो गई है, इसे बोलते हैं घुटने की आर्थराइटिस। हमें इसको छीलना है और इसके ऊपर ही कैप लगा देना है। तो ये R2R टेक्निक है रीसरफेसिंग से। ये कुछ एक पेशेंट्स हमारे, ये भी कलकत्ता के हैं। एक क्वेश्चन आता है कि किस एज में सर्जरी करानी चाहिए। तो ये तीनों एग्जाम्पल है। ये तो कलकत्ता की लेडी है, ये बीकानेर की है। मैंने 11 साल पहले, मतलब उस समय ये 23-24 साल की रही होगी, अभी 10 साल पहले किया था। अभी लास्ट वीक ही बीकानेर मिली थी। और 3 नंबर है, तो तीनों की एज 45 से कम है अभी भी। फर्स्ट 2 की तो 30-35 की एज है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने टाइम पे सर्जरी की तो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी, सबसे बड़ी चीज़ है। और थर्ड वाली लेडी है, वो तो मेरे को ये प्रॉमिस पे सर्जरी कराई कि मेरे को पालीताना जाना है 1 महीने बाद। पालीताना नहीं, ये गिरनार चढ़ के ये ज़मीन पे बैठी है और इनके दोनों घुटने चेंज हो गए। कैप लगाई है उन्होंने। इनको तो आप जानते होंगे, एक को जानते हो शायद, शांता जी। तो कहने का मतलब है कि सर्जरी के बाद आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है, पलाथी मार के भी बैठ सकते हो। कुछ एक ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये पिक्चर्स डाली है ताकि मन में भ्रांति दूर हो जाए। टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारी, आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो 90% 80% लोग चेयर पे बैठे हैं। इसका सिंपल मीनिंग एक ही है, बोलने की जरूरत नहीं मेरे को क्योंकि 2 घंटे ज़मीन पे नहीं बैठा जा सकता। इसका मतलब है कि हमारे को कुछ न कुछ इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रमुखा श्री जी का सर्जरी करने का मेरे को अहोभाग्य मिला और आचार्य श्री ने बहुत ही कृपा की थी उस टाइम में। तो महाराज ने मेरे को बोला था कि गुवाहाटी में ही कर दो, तो मैंने उस समय अहमदाबाद प्रिफर किया था। तो हमारी जिद्दोजहद में 2 महीने निकल गए थे, फिर वो रेडी हुए थे। क्योंकि वो कभी व्हीकल में बैठे नहीं थे और सीधा फ्लाइट में बैठना उनके लिए बहुत पेनफुल डिसीजन था। लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी। आखिर में उसका लॉजिक हमने समझा है कि क्यों हम इसको नहीं कर पा रहे हैं। एक सर्जरी और की थी, पूरे प्रिंट मीडिया में उसका नाम आया था मेरा। 93 की एज में मैंने सर्जरी की थी और इनका हार्ट सिर्फ 20% काम करता था। ये भी मैंने पिक्चर इसलिए डाली है कि काफ़ी लोगों के पेरेंट्स हैं जो घर पे 80 साल की उम्र है कि अब तो कितो जीर्णो है, एक ऐसे कहता है ना, क्यों इलाज कराना है। ऐसा नहीं है। ये एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ कि इनकी पहली सर्जरी की थी तब ये 91 साल के थे। पूरे हिंदुस्तान में सब डॉक्टर्स ने मना कर दी थी कि सर्जरी नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी हार्ट की वर्किंग बहुत कम है, ओनली 15 से 20% है। लेकिन हम उनको R2R टेक्निक से रिस्क लेके ये सर्जरी की। दूसरी सर्जरी आफ्टर कोविड 93 की एज में की और मेरे डॉक्टर को बोला हुआ हर 2 महीने में उनको फ़ोन करते रहा कर, जस्ट वेलबींग, तो हमें पता रहे। तो इज़ 96, 97 अभी भी जिंदा है। तो कहने का मतलब ये है, उनका वर्ड क्या था बाबा जी का, ये था कि गुजराती है, काफ़ी पॉपुलर पर्सन है अहमदाबाद के। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को 1 हफ्ता भी जीना है, लेकिन मेरे को किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। ये सबसे बड़ी बात थी उनकी कि मेरे को हफ्ते भर ही जीना है। मैंने कहा कितने दिन सर्जरी करा के अभी 92 साल के हो रहे हो। तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा कि ऐसे में हम सर्जरी कर सकते। उसके बाद तो मैंने लाइन से करीब 50 से पेशेंट ऐसे कर दिए जो अबाव 80 के थे। और उसमें एक साध्वी रतन श्री जी भी थे जिनका मैंने हार्ट में क्लॉट था उनका। नी सर्जरी तो हमने हिम्मत नहीं की,
अहमदाबाद में ही थे, तो एक दिन गिर गए, कुल्ला टूट गया। तो एनेस्थेटिस्ट ने कहा सर्जरी नहीं हो सकती। तो मैंने कहा अभी ये चीज़ किसी से डिस्कस करने का मतलब नहीं। मैंने ही कंसेंट पे साइन किए, महाराज को समझाया। मैंने कहा कल का दिन देखेंगे तो आप जियोगे आराम से, ऐसे कह के ले लिया। और उसके बाद में वो 2 साल घूमे फिरे आराम से। मतलब कहने का है कि काफ़ी बार हमें डिसीजन लेना पड़ता है, वो तो कूल्हे की स्टेज थी इसलिए। ये भी एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक टाइम में बहुत बड़ी हैवॉक थी, मतलब बहुत बड़ा डिसीजन होता था। आजकल हम डे केयर जैसे कर दिया, सेकेंड डे छुट्टी दे देते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो, पहले एक आंख का ऑपरेशन कराता था, महीने भर लोग काला चश्मा लगाए घूमते थे। और मैं अमेरिका में था तो मेरे अंकल सर्जरी करा के शाम को काम कर रहे थे। मैंने कहा यार, तो ये है टेक्नोलॉजी। आँख का ऑपरेशन 2007 में वो सुबह करा के शाम को ऑफिस में काम कर रहे थे, वो आज इंडिया में पॉसिबल है। वैसा ही ये नी सर्जरी को हमने इतना R2R टेक्निक से कर दिया गया कि इसको शाम को आप छुट्टी दे सकते हो। किशन लाल जी स्वामी तो पलाथी मार के पद्मासन लगा के दिखाया था मेरे को, दिल्ली में मिला था मैं लास्ट। और दोनों सर्जरी होने के बाद में ये मोबाइल नंबर है, किसी को चाहिएंगे तो मिल भी जाएंगे यहाँ पे। और मैंने शायद 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ही ले लिए, 10:30 बज गए। आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर सेशन कुछ भी करना है तो फिर, नहीं तो ओम अरहम। सबसे धन्यवाद सभी का। और महाराज ने काफ़ी समय दिया और मेरे लिए बैठे रहे। दिनेश मुनि का और परमानंद जी का, कुणाल कुमार जी का मेरा परिचय नहीं था, आज परिचय हुआ। ओम अरहम।